एक बार फिर से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है तहे दिल से ध्यान पंजाब के रात्रि के इस ध्यान ज्ञान सत्र में। शुक्रिया है आपका कि आप लोग रोज नियमित रूप से रात को इन सत्रों में जुड़ते हैं और अपनी अपनी आहुतियां, ऊर्जा की आहुतियां डालकर इस यज्ञ को, इस महायज्ञ को पूर्णता प्रदान करते हैं। गुजारिश है आपसे कि हमारे प्रभात के ध्यान सत्रों से भी अवश्य जुड़े, जो रोज सुबह नियमित रूप से 7 से 8 बजे तक हमारे फेसबुक पेज पर होते हैं। लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको कॉपी करके इसकी मार्फत आप रोज अपने दिन का आगाज रूहानी सफर के साथ कर सकते हैं, ध्यान की यात्रा के साथ कर सकते हैं, रोज एक नए मास्टर के साथ। पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल लॉन्च हो चुका है। ध्यान पंजाब में होने वाले सभी मास्टरों के डिस्कोर्सेस अपलोड किए जाते हैं पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें। लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको कॉपी करें और पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने किसी मास्टर का डिस्कोर्स मिस कर दिया है या किसी मास्टर के डिस्कोर्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं तो ऐसा आप पीएमसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और जो आपके दोस्त, भाई बंधु, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य किसी कारणवश रात के सत्रों में नहीं आ पाते, उनको भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं। वो भी इसके मार्फत इन सत्रों को सुन सकते हैं, इनके साथ ध्यान कर सकते हैं। कल मंगलवार है, कल शाम को 6:30 बजे हमारा साप्ताहिक सामूहिक ध्यान सत्र रहेगा हमारे जूम लिंक पर। उससे भी जुड़ना मत भूलिए दोस्तों। एक और गुजारिश है आपसे कि जो पूरे भारतवर्ष के पीएसएसएम के जो मास्टर्स हैं वो अपने अनुभव शेयर करते हैं। पिरामिड ध्यान जगत जो हिंदी का मैगजीन है उत्तर भारत का, अगर आपने इसकी सदस्यता नहीं ली तो आपसे गुजारिश है कि आप ये सदस्यता इमीडिएटली लें। बहुत अच्छे आर्टिकल्स, पितामह पत्री जी के विचार और ध्यान के जो साधक हैं उनके अनुभव, बहुत ही अद्भुत मैगजीन है। इस मैगजीन के लिए आप लीना भारती जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका जो फोन नंबर है अभी टीपीजी चैट बॉक्स में शेयर कर देंगे, 9814299884। एक बार फिर से नंबर सुन लीजिए, 9814299884। यही फोन अभी टीपी जी ने शेयर भी कर दिया है, आपके स्क्रीन पर है चैट बॉक्स में से। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप पीडीजे की, पिरामिड ध्यान जगत की सदस्यता लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही, आपकी साधना के लिए, आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जिनके पास सदस्यता है बहुत अच्छा, जिनके पास नहीं है आप इमीडिएटली फोन करके इसके सदस्य बने। आपके घर ये मैगजीन पहुंच जाया करेगी और बहुत अच्छी जानकारियां आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं आज के वक्ता की और आज के विषय की। एक लंबे अरसे के बाद आज हमारे बीच में फिर से एक अद्भुत मास्टर, जिनसे आप सब भली भांति परिचित हैं, जो कि बेबाक अपनी बात रखती हैं, बिंदास अपनी बात रखती हैं, पिरामिड मास्टर स्नेहा अग्रवाल जी, जो अध्यात्म के सूत्रों को, आध्यात्मिक ज्ञान के सूत्रों को बहुत ही सरलता से अपनी स्वयं की जीवंत उदाहरणों के साथ
समझाती हैं। लीना जी से गुजारिश करूंगा कि वो स्नेहा जी को इनवाइट करें ताकि आज के सत्र का आगाज हो सके। लीना भारती जी। नमस्कार स्नेहा जी। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते लीना जी। बहुत देर बाद आज आपको सुनने का मौका मिल रहा है। आपका वेलकम है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ध्यान पंजाब की ओर से, विवेक परिवार की ओर से, रूहानी मिलन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स जो इस सेशन में प्रेजेंट है उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्नेहा जी आप शुरू करिए, अपनी विजडम हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। स्नेहा जी अगर संभव है तो पहले ध्यान करा दीजिए 15-20 मिनट का। ठीक है, जैसे आप चाहें, क्योंकि फिर बातें स्टार्ट हो जाती है तो बंद नहीं, खत्म नहीं होती है। नहीं, लोग भी ज्यादा ज्वाइन हो जाएंगे ना तब तक। अगर हम पहले ध्यान करेंगे ना तो कुछ लोग तो बाद में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मैं म्यूजिक दे देती हूँ। जस्ट गिव मी अ फ्यू मोमेंट्स। सब आंखें, चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार देंगे और आंखें बंद कर लेंगे। मृत्यु के ऊपर ध्यान करेंगे आज, क्योंकि आज का टॉपिक है लाइफ एंड डेथ। तो हम सब उस मोमेंट को इमेजिन करेंगे। मैं गाइड करूंगी, लेकिन हम सब उस मोमेंट को इमेजिन करेंगे जब हमने अपना शरीर त्यागा है। Just give me 2 minutes of time. आज भी मौजूद। Come back to the present moment. धीरे धीरे वापस आएंगे। यस, आपने हैंड रेस किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं नाम नहीं पढ़ पा रही। हाय मैम। हाय। दीना शाह यार। हेलो। बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने आपसे किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ सुबह मॉर्निंग में, तो मेरी ये जो गर्दन है ना अपने आप नीचे हो जाती है, तो फिर वो वापस ऊपर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। जैसे कि मीन्स मॉर्निंग में जो वो सर थे ना, उनका नाम भूल गई, उन्होंने बोला था कि वो एक मीन्स वो रहता है, क्या बोलते हैं, पावर, जिससे वो अपने आप मुंडी नीचे हो जाती है। कर सकते हैं, वापस ऊपर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।
अब मैं टॉपिक की ओर पढ़ती हूँ। आज का टॉपिक है लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु। मैं ज्यादातर मृत्यु के ऊपर ही बात करने वाली हूँ, क्योंकि जब मृत्यु समझ जाते हैं तो जीवन जीने का राज अपने आप हमें समझ आने लग जाता है। लेकिन मृत्यु के ऊपर बातें करने से पहले मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगी कि आप ऐसी जिंदगी या ऐसे दुनिया की कल्पना करें जहाँ पर मृत्यु नहीं होती है। अगर आप लोग कोई भी ये बताना चाहें कि वो दुनिया कैसी होगी, तो आई विल बी रियली इंटरेस्टेड टू नो। प्लीज ये इमेजिन करें कि मृत्यु नहीं होगी तो कैसी होगी दुनिया, और चैट बॉक्स के द्वारा या अपने हैंड्स रेज करके मुझे बताएं कि कैसी होगी दुनिया जहां पर मृत्यु नहीं होगी। चैट बॉक्स पर लिख रहे हैं मोनोटोनस, यस। और कोई अगर कुछ बोलना चाहे तो, कुछ शेयर करना चाहे, कैसी होगी ऐसी जिंदगी जहां पर मृत्यु नहीं होती, बीमार लोगों से भरी हुई, डल, यस। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नो लाइफ टू, वेरी इंटरेस्टिंग, यस। मैंने ये कल्पना करी थी जब मैं सदगुरु के एक टॉक को सुन रही थी ऐसे ही एक दिन, और उनसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मृत्यु नहीं होगी तो क्या होगा। तो उन्होंने जो आंसर दिया था उसके ऊपर फिर मैं सोच में पड़ गई, और मैंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर ली अपने जहन में जहां पर मृत्यु नहीं होती। और जो मैंने मेरे कल्पना में जो आया वो बहुत ही ज्यादा डरावना था, बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने वाला था। मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ कि मृत्यु नहीं होगी तो क्या होगा। मृत्यु नहीं होगी तो सब कुछ रुक जाएगा, जहां जो है वहां पर रुक जाएगा। अगर मृत्यु नहीं होगी तो हमें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जिंदगी जीना क्या होता है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे तो भी हम नहीं मरेंगे, पानी नहीं पिएंगे तो भी हम नहीं मरेंगे, और तलवार तीर चलाएंगे एक दूसरे पर तो भी हम नहीं मरेंगे, हमारे ऊपर कीड़े मकोड़े रेंगेंगे तो भी हम नहीं मरेंगे, हम शेर भालू के सामने आ जाएंगे तो भी हम नहीं मरेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में इंसान क्या करेगा? आज के दिन हम जब सड़कों पर निकलते हैं, हम जब दुनिया से मिलते हैं, तो हम देखते हैं कि मृत्यु का डर होते हुए भी, मृत्यु अपने सामने देखते हुए भी इंसान कितनी इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करता है। हम अपनी प्रकृति को नष्ट करते हैं, हम एक दूसरे का जो बोलते हैं कि इज्जत नहीं करते हैं, हम गाड़ी चलाने के समय में किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, हमें सिर्फ अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है जल्दी से जल्दी। और जो लोग रोड पर चलते हैं वो भी बहुत इररिस्पॉन्सिबली चलते हैं, इंस्पाइट इस बात के कि उन्हें पता है कि हम मर जाएंगे। अगर हमें उनके ऊपर मृत्यु का डर मंडराता है, उसके बावजूद वो इस तरह से बिहेव करते हैं। तो आप ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां पर मृत्यु का डर नहीं होगा किसी को, तो किस कदर इंसान फुलिशनेस और इररिस्पॉन्सिबिलिटी पर उतर आएगा, इस बात की कल्पना थोड़ी करनी हमें जरूरी है। और अगर हम मृत्यु के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि इस जिंदगी का अंत है, तो हमें कोई भी काम करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। हम शायद घर भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम घर बनाते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। जो प्रकृति के तत्व हैं या पानी है या धूप है, इससे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो जब ये मृत्यु का नहीं रहेगा डर, तो ये सब भी हम नहीं करेंगे, हम घर भी नहीं बनाएंगे, जंगलों में पड़े मिलेंगे, हमारे ऊपर कीड़े मकोड़े रेंगते होंगे और हमें उन्हें हटाने की भी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है हम मरने नहीं वाले हैं,
हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होने वाले हैं। और इस सिचुएशन में हम कहीं ना कहीं जन्म देना भी बंद कर देंगे, क्योंकि हम जन्म आज देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे बाद भी हमारा एक अंश दुनिया में जीवित रहे, हमारे बाद भी हमारी परंपराएं चलती रहे, हमारे बाद भी जो हमने सोचा या जो हमने किया उसका रखवाली या उसकी रखवाली करने वाला कोई हो। ये सारी बातें हमें जन्म देने के ऊपर की प्रेरणा देते हैं। और अगर मृत्यु नहीं होगी तो हम जन्म भी नहीं देंगे और दुनिया बस रुक जाएगी, इस कदर रुक जाएगी। आप ये इमेजिन करें, आप सबने पिक्चरें बहुत देखी हैं, मूवी थिएटर्स अभी खुले ही हैं हाल में। आप ये इमेजिन करें कि आपको मूवी थिएटर की टिकट दी जाती है, आपको पता है कि 3 घंटे या 2.5-3 घंटे में पिक्चर खत्म होती है और आप बड़ी खुशी खुशी उस टिकट को लेकर मूवी हॉल में घुसते हैं। लेकिन मूवी हॉल में घुसने के बाद आपको ये बताया जाता है कि वहां से आप निकल नहीं सकते, आपको फॉरएवर एंड एवर उस मूवी हॉल में बंद होकर रहना पड़ेगा, वहां से एग्जिट कोई भी नहीं है अवेलेबल। तो कैसी आपके ऊपर जो बीतेगी, आप वो चीज इमेजिन करें। वैसी ही होगी जिंदगी जहां पर मृत्यु नहीं है, वैसी ही होगी, उतनी ही डरावनी, उतनी ही दर्दनाक और उतनी ही दिल दहलाने वाली जहां पर मृत्यु नहीं है। हम सब ये सोचते हैं कि मृत्यु इसीलिए होती है क्योंकि जन्म होता है। ओके, हम सबके मन में यही रहता है कि क्योंकि मृत्यु होती है इसीलिए जन्म होता है, लाइक क्योंकि हम जन्म लेते हैं इसीलिए मृत्यु होती है। लेकिन होता एक्चुअल में उल्टा है, मृत्यु होती है इसीलिए जन्म होता है। अगर मृत्यु होनी बंद हो जाएगी तो जन्म देना हम बंद कर देंगे, जन्म होना बंद हो जाएगा। कोई भी सेंस ऑफ डायरेक्शन हमारी लाइफ में नहीं रहेगा, कोई एम्बिशन नहीं रहेगा, कोई चीज की हमें चाह नहीं रहेगी, कोई भी तरह से हम अपने आप को ग्रो करने की कोशिश नहीं करेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, हम यहाँ पर भी जो रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं वो सब कुछ बंद हो जाएगा, हमें कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं महसूस नहीं होगी। आज एक आर्किटेक्ट हो या एक पेंटर हो या एक फिल्म बनाने वाला कोई आर्टिस्ट हो या एक्टर्स हो या डॉक्टर्स जो रिसर्च करते हैं वो लोग सब इसीलिए करते हैं ताकि हमारे बाद हमारा काम जो है वो दुनिया में जाना जाए। जो लेखक हो वो सब अपनी लिखते हैं या चित्र बनाते हैं ताकि उनके बाद भी उनकी जो लेगेसी है वो जिंदा रहे। लेकिन अगर मृत्यु नहीं होगी, उन्हें जिंदगी भर या फॉरएवर एंड एवर जीना है इसी जगह पर, तो वो ये सब काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। दे विल स्टॉप क्रिएटिंग। कोई भी क्रिएशन, कोई भी इनोवेशन, कोई भी नई चीज होनी बंद हो जाएगी अगर मृत्यु नहीं होगी। हम अपने आप को जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि शायद हमें चलना भी मंजूर नहीं होगा, क्योंकि हमें लगेगा कि हम क्यों चलें, क्यों एनर्जी वेस्ट करें, पड़े हैं एक जगह पर, पड़े रहते हैं आराम से और कोई भी ग्रोथ नहीं होगा। उस दुनिया की कल्पना करके मुझे तो ऐसा लगा कि नहीं चाहिए मुझे ऐसी दुनिया, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जहां पर मृत्यु ना हो। मुझे एकाएक ये मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटफुल मैं फील कर रही थी मृत्यु को लेकर कि थैंक गॉड एक एग्जिट है मेरे पास और इस पिक्चर को मुझे ज्यादा देर तक झेलना नहीं पड़ेगा। ये मूवी भी खत्म होगी और मैं किसी और दुनिया में फिर जाऊंगी या ये जो सिलसिला है वो खत्म होगा। मैं बहुत ग्रेटफुल हुई कि मृत्यु है मेरी जिंदगी में और मुझे पता है कि मेरी जिंदगी में जो है ये आने वाला है। मैं आप सबसे यही कहूंगी कि अपनी मृत्यु के लिए ग्रेटफुल रहें, क्योंकि अगर नहीं होगी मृत्यु तो जिंदगी जो है वो काफी खराब जिंदगी होगी, अच्छी जिंदगी नहीं होगी। जो इम्पोर्टेंस है डेथ की या मृत्यु का जो इम्पोर्टेंस है वो, जैसे मैंने मेडिटेशन के दौरान भी कहा कि जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तब हमारे जो स्पिरिचुअल बॉडी की डेथ होती है, ठीक है, और जब हमारा अर्थली बॉडी की डेथ होती है तो हमारे स्पिरिचुअल बॉडी का बर्थ होता है। डेथ जो है वो हमारी लाइफ में हर जगह मौजूद है, हर तरह से मौजूद है,
हर वेज में मौजूद है, हर पल हमें डेथ जो है अपनी याद दिलाता है। और आज ही मैंने ये कोट पढ़ा कि अगर आपको मृत्यु से डर लगता है तो सिर्फ सांसें अंदर लीजिए, छोड़िए मत। ट्राई करके देखिए अगर ये कर पाते हैं क्या। हम जब सांसें अंदर लेते हैं तो हमें पता रहता है कि हम सांसें छोड़ने वाले हैं और उस सांस का अंत होगा, उस सांस का डेथ होगा। उसके बावजूद हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते भी हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हम सांस सिर्फ लेते जाएं और छोड़े ना? इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है क्या किसी के लिए भी? इट इज नॉट पॉसिबल। और हर मोमेंट हमारी जिंदगी का हम डेथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम उसे देखते नहीं है उस तरह से। जब जन्म होता है हमारा तो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है, लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमारी जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसका डेथ हुआ है उस समय, लेकिन वो सेलिब्रेशन बन जाता है हमारी लाइफ में। जब हम बड़े होते हैं या हमारे दांत गिरते हैं तो वो हमारे बचपन का अंत होता है, ठीक है, वो भी एक सेलिब्रेशन होता है हमारी लाइफ में। बचपन का मृत्यु वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं और जैसे लड़कियों को पीरियड्स होता है, वो बड़े हो जाती हैं, तो हमारे इंडिया में ये कल्चर है कि बहुत सारे जो कल्चर्स में या बहुत सारे प्रांतों में उस मोमेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। और बचपन का अंत और लड़कपन के या जवानी के अंदर कदम रखने को हम सेलिब्रेट करते हैं। लड़कों के लिए हम यज्ञोपवीत संस्कार या कर्णवेधन संस्कार, ये सारी चीजों से मृत्यु का सेलिब्रेशन होता है। हम बचपन के मृत्यु को सेलिब्रेट करते हैं और लड़कपन में या जवानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हमारे इंडिया में सबसे बड़ी सेलिब्रेशन जो होती है वो शादी होती है। हमारी जो इंडिया के कल्चर में शादी एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है हमारी लाइफ में, और वो हमारे बैचलरहुड की डेथ होती है। लेकिन वो कितनी बड़ी सेलिब्रेशन होती है ये आप सबने एक्सपीरियंस किया है अपनी जिंदगी में। सो डेथ जो है, हर साल 3-4 बार हम डेथ सेलिब्रेट करते हैं। जब फसल कटती है तो साल में 2 बार वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है हमारे देश में, और उन पौधों का डेथ हम सेलिब्रेट करते हैं, उन पौधों की मृत्यु हम सेलिब्रेट करते हैं। और हर साल का अंत हम सेलिब्रेट करते हैं, और डेथ ऑफ 2020 और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। 31st को सेलिब्रेट की जाती है, 1st को नहीं। सो हर पल हम मृत्यु सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर पल हम मृत्यु की जश्न को मना रहे हैं, लेकिन हम उस तरह से देखते नहीं हैं अपनी जिंदगी को। और पतझड़ जब होता है तब हम सेलिब्रेट करते हैं उस चीज को। और हर एक चीज, हर एक वेज में, हर एक तरीके से हम जो है सेलिब्रेट करते हैं मृत्यु को। सेशन भी जब स्टार्ट हुआ तो हमें सबको पता है कि ये सेशन एंड होने वाला है, और सेशन के अंत में हम सबके चेहरों पर एक बड़ी स्माइल होती है कि हाँ, हमने कुछ नया सीखा, कुछ नई बातें करी, और फिर अब हम अपने अपने घर जा रहे हैं या हम सोने जा रहे हैं या अच्छा रहा। सो वो भी एक सेलिब्रेशन है इस सेशन के डेथ की। सो हर पल हम मृत्यु को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अपनी बॉडी की मृत्यु के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम डर जाते हैं। हमको नहीं चाहिए कि हमारी बॉडी कभी मृत हो, हमारी बॉडी की कभी डेथ हो। और ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन है जो हमें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है मैं नहीं समझ सकती, मैं कभी भी नहीं समझ सकती। सो ये क्वेश्चन मैं आप सबसे करूंगी कि क्यों हमें, जब हम हर एक डेथ, हम हर एक जो है अपनी जिंदगी में मृत्यु को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम क्यों अपनी बॉडी की डेथ को सेलिब्रेट नहीं करते? और हमारे कल्चर में इंट्रिंसिकली ये ऑलरेडी हमारे कल्चर में डाला हुआ है कि जो लोग अपना पूरा जीवन जीकर जाते हैं तो वो 12-13 दिन जो हम वहां पर जो हमारे क्रियाकर्म होते हैं वो एक सेलिब्रेशन की तरह बन जाता है। पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है, पूरा परिवार एकजुट होकर एक साथ बैठता है, बातें करता है। सो शादी भी 3-4 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन मृत्यु का सेलिब्रेशन जो होता है हमारे देश में 12 या 13 दिन तक चलता है। सो इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है हमारे देश में मृत्यु का, लेकिन फिर भी हम सब मृत्यु से घबराते हैं। हम सब इस देह को त्यागने से घबराते हैं, उस पल से घबराते हैं कि क्या होगा, कैसा महसूस होगा,
और सबसे जो मुझे हंसी आती है जिस बात पर, कि जिस पल हमने जन्म लिया ये एक ही चीज थी हमारे बारे में जो हमें पता थी कि हम मरने वाले हैं, और कुछ भी नहीं पता था हमें अपने बारे में कि हमारी जिंदगी कैसी होगी, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, हमारी शादी किससे होगी, या हमारे बच्चे होंगे या नहीं, ये कोई भी डिटेल्स हमारे पास नहीं थी। लेकिन सिर्फ ये एक बात हमें जरूर पता थी कि हम मरने वाले हैं। उसके बावजूद हम इस बारे में ना अपने बच्चों को सिखाते हैं, ना हम आसपास के लोगों से बातें करते हैं। अगर मृत्यु का नाम ले लिया जाए तो लोग बोलते हैं कैसे अपशकुनी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें नहीं करते हैं, और ऐसे कोई बोलता है क्या, ये कोई बातें होती है करने की, तुम क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो। दिस इज द रिएक्शन दैट वी गेट जब हम डेथ के बारे में बात करते हैं। क्यों जब ये एकमात्र सच हम सब एक अपने बारे में जानते हैं तो इसके बारे में बातें करने में क्यों हिचकिचाते हैं? क्यों अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं डेथ से? क्यों हम अपने बच्चों को नहीं बताते हैं कि मृत्यु क्या होती है, और जब मृत्यु के सामने खड़े होते हैं तो हमें किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है, किस तरह से अपने आप को, अपना आचरण किस तरह से रखना है, ये सारी बातें हम बच्चों को नहीं सिखाते। हमारे स्कूल्स में डेथ के बारे में नहीं बताया जाता, जो कि एकमात्र सच हमारी जिंदगी का है, जो हमें डेफिनेटली पता है कि ये होगा ही होगा। वी कैन नॉट अवॉइड इट, दिस इज गोइंग टू हैपन टू अस। ये एकमात्र सच है, लेकिन उसके बावजूद हम इसके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। हम इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस में नहीं ला रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, किस तरह से हमारे आसपास के लोगों को प्रिपेयर करना है, और किस तरह से डेथ को सेलिब्रेट करना है रादर देन उसे, जो बोलते हैं, जिस तरह से हम डील करने लगे हैं आजकल डेथ के साथ। जो डेथ है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक नया नहीं आएगा यहाँ पर। और हमने बहुत सारे, आज मैं एग्जांपल्स दूंगी आपको कि एक समय था जब लोग घोड़ों पर ट्रैवल करते थे या चलकर ट्रैवल करते थे, और फिर चक्कों का उत्पादन हुआ तो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी या वो सारी जो है हमारे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स हुए। उसके बाद धीरे धीरे साइकिल बनी, धीरे धीरे मोटर गाड़ियां बनी, और अब मोटर गाड़ियां जब बन चुकी हैं तो कोई भी प्रेफर नहीं करता घोड़े पर ट्रैवल करना या कैमल पर ट्रैवल करना या उस तरह से ट्रैवल करना। क्यों? जब हमें डेथ सेलिब्रेट नहीं करनी, जब हमें मृत्यु से इतना डर लगता है, तो उन सारी बातों को हमें पकड़ कर रखना चाहिए। हमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, हमें आगे की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। क्यों हम आज एरोप्लेन्स पर बैठकर सफर कर रहे हैं? क्यों हमारे ट्रेन्स जो हैं और फास्ट होते जा रहे हैं? क्यों हम नई नई चीजों को लेकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं? अगर हम अपनी मृत्यु से इतना घबराते हैं तो हमें सबको ये लगता है कि हम सिर्फ अमर रहने चाहिए और बाकी दुनिया का जो भी हो वो चलेगा, मुझे नहीं मरना बस। दिस इज हाउ ऑल ऑफ अस फील कि कुछ भी हो जाए, कोई ऐसी पावर आए मेरे अंदर कि मेरी मृत्यु टलती जाए टलती जाए टलती जाए, और बाकी दुनिया मरे तो मरे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। सो डेथ जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रीबर्थ को अलाउ करता है, ये ग्रोथ को अलाउ करता है। और जो पूरी सृष्टि है, रोज हर एक पल की मृत्यु हमारे आसपास है और एविडेंसेस देती है, रिमाइंडर्स देती है। हर एक पल जब हम रास्ते पर निकलते हैं तो गिरे हुए सूखे पत्ते भी हमें ये रिमाइंड करते हैं कि मृत्यु हमारे आसपास है। और उसके बावजूद हम इंसान जो है वो मृत्यु के बारे में बात करने से कतराते हैं। अपने आप को प्रिपेयर करना तो दूर, हम सोचना भी नहीं चाहते कि हम एक दिन मर जाएंगे। और ये जरूरी है हमें। और हम यहाँ पर हम अपने आप को आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कहते हैं, हम अपने आप को मेडिटेटर्स कहते हैं। हमें ये बात करना जो है, इसे पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना और हमारे आसपास लोगों को प्रिपेयर करना, ये हमारी सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्योंकि जब तक पुराना जाएगा नहीं तब तक नया आएगा नहीं। हम अगर पुराना जाता नहीं और नया आता नहीं तो आज हम इस तरह से सेशन नहीं दे पाते। मैं कटक में बैठी हुई, आप सब पूरे देश भर में
अपने अपने घरों के आराम से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो ये हमने कभी भी कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने इनोवेशन जो किया वो इसीलिए किया क्योंकि एक चीज की मृत्यु हुई, एक चीज की मृत्यु हुई तभी किसी और चीज का जन्म हुआ। सो जरूरी है हमें कि हम मृत्यु को एक पॉजिटिव लाइट में देखें और एक अच्छे लाइट में देखें। सो फिजिकल जो प्रैक्टिकल वेज हैं अपने पास्ट सेल्फ से हमें इजाद मिले, इससे वो फिजिकली हम ये कर सकते हैं कुछ का, ये 2-3 चीजें पॉइंटर्स हैं कि हम अपने घर के जो कूड़े को डिक्लटर कर सकते हैं। हम सबके पास ऐसे कुछ कपड़े जरूर होते हैं जिन्हें हमको लगता है कि हम एक दिन पतले होंगे तो इनमें जरूर फिट आएंगे, और हम उन्हें रख के रखते हैं फॉर एवर एंड एवर। सो टाइम आ गया है कि उन्हें अब अपने अलमारी से निकाल कर बाहर करें। जो जरूरत का सामान है उतना ही घर पर रखें और बाकी सब कुछ हम बाहर निकाल दें। ये जरूरी है। दिस इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कि हम जो पुराना है उसे फेंक कर और नई चीजों को घर पर ला रहे हैं। हम मारवाड़ीज हैं और हमारे मारवाड़ी कल्चर में ये हर साल दिवाली के पहले किया जाता है। हमारे घर को पूरी तरह से साफ किया जाता है और जितनी पुरानी टूटी चीजें जितनी भी हैं हम सब घर से बाहर निकाल देते हैं। और आई एम श्योर अलग अलग प्रांतों में ऐसा ऑलरेडी कल्चर है। सो ये एक वे है कि हम फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने पास्ट सेल्फ को से मुक्ति पाने के लिए कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि मिट्टी से कनेक्ट हो, गार्डनिंग करें, मिट्टी के आसपास रहें या पॉटरी सीखें या मिट्टी से जैसे बच्चे खेलना पसंद करते हैं वैसे खेलें। अगर आप बीच या समुद्र के आसपास हैं तो जाकर बालू पर बैठें और घरौंदे बनाएं। सो जो मिट्टी से कनेक्ट होना हमें जरूरी है ये करने के लिए, हमारे पास्ट की मृत्यु के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। और मेंटली और इमोशनली हमें ये 3 लेटर्स लिखने हैं अपने आप को, ब्लेम, एक्नॉलेज एंड ग्रैटिट्यूड। सो जितनी भी इमोशंस और मेंटल ट्रॉमा से हम गुजर रहे हैं, एक लेटर में उसे अच्छे से ब्लेम करें कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है, तुम्हारी वजह से। अगर गिल्ट है, अगर एंगर है, अगर शेम है, अगर सैडनेस है तो पूरी तरह से गालियां मार दें एक लेटर में। दूसरे लेटर में उसे एक्नॉलेज करें कि मुझे पता है तुम हो मेरे साथ और मैं इस बात को समझती हूँ या अच्छे से समझती हूँ कि तुम हो मेरे साथ और तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ये सारी चीजें हो रही है। एक्नॉलेजमेंट का लेटर उसे लिखें और फिर ग्रैटिट्यूड या आभार व्यक्त करें उन इमोशंस को, क्योंकि उन्होंने आपको कुछ सिखाया है, उन्होंने आपको ग्रोथ प्रदान की है। सो ये कुछ तरीके हैं प्रैक्टिकली करने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आगे की जिंदगी के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए डेथ के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि अपना पुराना जो है उसे हम मारकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो प्रेपरेशन जो है हमें बहुत लेवल्स पर करनी है। प्रेपरेशन जो है हमें बहुत सारी चीजों की करनी है। सो एक एक कर बातें करते हैं। पहला प्रेपरेशन है अपनी आदतों के डेथ के लिए, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। we have to write these letters to our emotions, ठीक है। हम अपने भावों को या अपने इमोशंस को ये लेटर्स लिखेंगे और देखिए आप ये लेटर्स लिखेंगे तो बहुत कुछ सरफेस करता है। Yes, I will talk about untimely deaths or death through accident। ये सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगी और इन सारी चीजों के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हमें इस समय में अपना आचरण रखना चाहिए, किस तरह से हमें अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। ये सारी बातें बहुत जरूरी है। आज का जो सेशन है वो आध्यात्मिक कम है और प्रैक्टिकल ज्यादा है। सो आध्यात्मिक हम तभी बन सकते हैं जब हम प्रैक्टिकल बन जाएं, और प्रैक्टिकलिटी में कैसे रहना है, कैसे जीना है, किस तरह से हम अपने आप को कंडक्ट करना है, ये हमें जरूरी है। स्पेशली हम मेडिटेटर्स को जरूरी है सीखना, क्योंकि अगर हम ही ये नहीं कर रहे हैं तो हमें किसी को भी ज्ञान देने की आजादी नहीं है। वी कैन नॉट कॉल आवरसेल्व्स क्वालिफाइड टू टेल समवन दैट यू शुड मेडिटेट, क्योंकि हमने ही अपने मेडिटेशन को ठीक तरह से यूज नहीं किया है और हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है। सो द फर्स्ट डेथ दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर, या अपनी जो पहली मृत्यु जो आपको प्रिपेयर करनी है वो अपने आदतों की, क्योंकि जब तक पुराने आदतों का जो है वो हम मृत्यु नहीं कर देते
तब तक नयापन कुछ नहीं आएगा। बहुत लोग होते हैं ऐसे जो अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ना चाहते और जिसकी वजह से वो रिजिड हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर भी मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ जो 50-60 के एज से बड़े हैं। अगर वो आज तक ये सोचते कि बही खाते में ही लिखना है, कंप्यूटर यूज नहीं करना, स्मार्टफोन यूज नहीं करना, जूम सेशंस क्या होते हैं मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी तो आदत नहीं है ये सब चीजें करने की, तो ये क्या हम यहाँ पर कनेक्ट हो पाते। सो जब तक हम पुरानी आदतों को नहीं मार देते तब तक नई आदत या नयापन हमारी लाइफ में नहीं आता। सो प्रिपेयर फॉर द डेथ ऑफ योर हैबिट्स। ये जरूरी है हमें कि हम अपनी आदतों से हमेशा ये रखें कि आदत जो है जो आज है कल नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। और स्पेशली औरतों के लिए ये जरूरी है क्योंकि आजकल शादी होने के बाद वो जो आदत उनकी अपने माँ बाप के घर में थी वो नहीं छोड़ना चाहते, वो उसी आदत के साथ जीना चाहते हैं, वो एक नयापन अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहते, एक ग्रोथ नहीं लाना चाहते और उन्हें ऐसा रहता है मेरी जिंदगी तो ऐसी ही है और मुझे ऐसे ही जीना है, मुझे अपने लाइफ में कोई चेंजेस नहीं चाहिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हर पल कि हम अपनी आदतों के डेथ के लिए प्रिपेयर करें। फिर है हमारी यादों का डेथ। जब तक हम अपनी यादों से जुड़े हुए हैं, जब तक हमारी यादें हमारे पास हैं, जब तक हमारी यादें जो है वो स्टोरीज नहीं बनी है, तब तक हम उनसे आगे नहीं बढ़ सकते। तब तक हम आगे की तरफ नहीं देख सकते। और ये अच्छी और बुरी दोनों आदतों के बारे में ये बात है। अच्छी आदतों को अगर हमने पकड़ कर रखा है तो हम पूरे टाइम अपनी जिंदगी में ये बोलते हैं कि वो समय अच्छा था, वहां पर जो जिंदगी हमने जी वो बेटर थी, अभी तो इतनी अच्छी नहीं है हमारी जिंदगी और इसमें हम क्या कर रहे हैं, आज के पल को हम पूरी तरह से नहीं जी रहे हैं। और वैसे ही अगर हमने बुरे यादों को अपने पास रखा है और बुरी यादों को पकड़कर हम बैठे हैं तो हम पूरे टाइम उन बुरे आदतों को या उन बुरे मेमोरीज को हम अपने साथ लेकर जीते हैं और आज का जो सुख है, आज का जो सुकून है उसे एक्सपीरियंस करना भूल जाते हैं। सो प्रिपेयर फॉर द डेथ ऑफ योर मेमोरीज। और फिर आता है अनुभवों का डेथ। जब तक हम अपने पुराने अनुभव को मृत्यु नहीं प्रदान कर देते तब तक हम नए नहीं कर सकते। जब तक हम ये नहीं बोलते कि हमें और आगे बढ़ना है, हमें और नए अनुभव करने हैं, जब तक पुरानों को हम नहीं छोड़ देते तब तक हम नए की तरफ नहीं बढ़ सकते। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना वायरस, क्योंकि उसने बहुत सारे डेथ्स को सेलिब्रेट करना सिखाया है हमें। और हमारी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस जो थी पहले की, वो उनकी एकाएक मृत्यु हो गई। और फिर देखिए मैनकाइंड ने कैसे अपने आप को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैनेज करके एक नए एक्सपीरियंस की तरफ लेकर गए और सब कुछ पॉसिबल हुआ, सारी की सारी कठिनाइयों के बावजूद। सो हमारे अंदर ये पॉसिबल है, हमारे अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि हम ये कर सकते हैं। सो डू इट। फिर आता है हमारे रिलेशनशिप्स का जो की मृत्यु है, उसके लिए हमें प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप का अंत आता है, या वो माँ बाप के साथ हो, क्या वो पति पत्नी का हो, या वो बच्चों का हो। हर एक जो रिश्ता है हमारा वो एक दिन खत्म होता है। सो ये जरूरी है हमें कि हम अपने रिश्तों से इतने ज्यादा ना बंध जाएं कि जब वो खत्म हो तो हमें इतना दुख दे जाए कि हमें उससे निकलने में कुछ साल कुछ वर्ष लग जाएं। सो रिश्तों को रिश्तों की तरह लीजिए, अपनी जिंदगी की खूंटी ना बनाए कि उसके इर्द गिर्द ही आपकी जिंदगी घूम रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द डेथ ऑफ योर रिलेशनशिप्स, क्योंकि माँ बाप के साथ तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप खत्म होती ही है, और पति पत्नी के साथ भी हो जाती है, चेंजेस आते हैं रिलेशनशिप में। बच्चे भी एक पर्टिकुलर जब एज के हो जाते हैं तो वो जो माँ और बच्चे का या बाप और बच्चे का रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म हो जाता है और एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप बिल्ड होता है। सो इस रिलेशनशिप के डेथ के लिए हम सबको अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है, और हम प्रिपेयर नहीं करेंगे तो इट इज नॉट गुड ऑन अस। फिर आता है डेथ ऑफ आवर लव्ड वंस। ये अब यहाँ पर मैं लंबा चौड़ा एक देने वाली हूँ आप सबको, ठीक है।
स्पेशली हम जो अपनी 30s में या 40s में या 50s में हैं और हमें पता है कि हमारे माँ बाप का डेथ अब निकट आ रहा है, और हम सब जो भी इस स्टेज में है, लाइफ स्टेज में है, जहां पर हमारे माँ बाप का डेथ या माँ बाप की मृत्यु हमारे सामने हमें दिख रही है, हमें सबको ये देखना जरूरी है कि हम कितनी ज्यादा फूलिशली बिहेव कर रहे हैं। क्या हमें ये पता नहीं है ये बात कि हमारे माँ बाप की मृत्यु होने वाली है? हमें ये पता है या नहीं है? वी नो राइट कि हमारे माँ बाप की मृत्यु हमारे से पहले होने वाली है, ये बात हमें सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि अरे मेरी मम्मी का डेथ हो गया या मेरे पापा की डेथ हो गई और मुझे इतना धक्का लगा कि मैं 1 साल 2 साल 3 साल तक उससे निकल नहीं पाई। ये बात सुनकर ही मुझे हंसी आती है। हाउ इज इट पॉसिबल? जिस बात के बारे में आपको पता थी, वो बात के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया अपने आप को तैयार इस बात के लिए? जब हमारे आसपास के या प्रियजन मर जाते हैं तो हम किस तरह से अपने आप का आचरण रखते हैं, हम कोई भी नहीं सोचते। हम नहीं सोचते कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, हम नहीं सोचते हम किस तरह से उस समय हम अपने आप को हैंडल करें, ये हम कोई भी बातें हम नहीं सोचते हैं। हम सब ये, और स्पेशली जो लोग अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, वो ये विश करते हैं कि और मैंने ये सुना है लोगों को बोलते हुए कि नहीं नहीं मेरे माँ बाप क्यों मरेंगे, उनसे पहले मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा। सो आप इतने ज्यादा सेल्फिश हैं कि आप अपने माँ बाप को इतनी बड़ी सजा देने के लिए तैयार हैं कि उनके सामने आपकी मृत्यु हो जाए, लेकिन आपके सामने उनकी मृत्यु ना हो, विच इज द नेचुरल प्रोसेस। वो नेचुरल प्रोसेस है कि आपके सामने उनकी मृत्यु हो और आप अपने आप को प्रिपेयर करें उस चीज के लिए। लेकिन नहीं, हम यहाँ पर विश कर रहे हैं बैठकर कि हमारे माँ बाप जिंदा रहें और उनसे पहले हम मर जाएं। आर यू दैट सेल्फिश? इतने सेल्फिश हो गए हैं हम कि हम मृत्यु के बारे में ना तो किसी से बातें कर रहे हैं, ना हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ना ही हम अपने माँ बाप को पूछ रहे हैं कि जब मृत्यु आएगी तो हमें कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, और ना ही हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि मृत्यु के सामने हम कैसा आचरण रखना है, हमें कैसे बिहेव करना है, हम ये नहीं सिखा रहे। बहुत बार हमारे रिलेटिव्स के, अब मैं यहाँ पर इंसिडेंट बताऊंगी मेरी लाइफ की। मेरी दादी की मृत्यु बहुत ही अकस्मात हो गई थी। शी वाज जस्ट 54 years old और वो गई हुई थी एक ट्रिप पर, और स्टेशन पर वो जो ओवरब्रिज होता है उस पर चढ़ रही थी, और शायद उस समय उनको हार्ट अटैक आ गया और वो ऊपर चढ़ते ही वो शी ड्रॉप डेड। और घर पर सिर्फ मैं और मम्मी थे, और वहां से खबर आई, राउरकेला में थी वो, वहां से खबर आई कि दादी माँ का शरीर शांत हो गया है, ऐसा ऐसा हो गया है। तो मम्मी ने सिर्फ पापा को फोन लगाया और वो जोर जोर से रोने लग गई, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और मैं 18 साल की थी उस समय। मैंने मम्मी को बोला भी क्यों आप रो रहे हो इतने जोर जोर से, जो हो गया है नो बहुत खराब हुआ है, लेकिन जोर जोर से रोने की कोई जरूरत नहीं है। बट शी डिडंट लिसन टू मी, उन्होंने सुना नहीं मेरी बात, और फिर जोर जोर से रोने लग गई। और सब घर वालों को फिर मैंने खबर किया, सब आए वहां पर। और नेक्स्ट दिन सुबह जब बॉडी आई दादी माँ की, तो इतनी ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर उनकी बेटियां या उनके मेरी मम्मी जो उनकी बहू थी और उनकी 2 बेटियां जो मेरी बुआएं हैं, तीनों ही बहुत जोर जोर से रो रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों रो रहे हैं, क्यों इतना जोर जोर रो रहे हैं। रो मैं भी रही थी, लेकिन मुझे वो आवाज, वो नॉइज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। फिर उनका क्रियाकर्म हुआ, और क्रियाकर्म के बाद हमारे कल्चर में ये नियम है कि जो मृत हो गए हैं उनके कमरे को हम खाली नहीं छोड़ते, कोई ना कोई घर वाला जाकर वहां पर सोता है। तो ये डिसाइड हुआ कि मेरे दादाजी और मेरा छोटा भाई जो 12-13 साल का होगा उस समय, वो जाकर सोएंगे वहां पर, क्योंकि दादाजी का तो रूम था वो। और वो गए सोने, और 10 मिनट में ही रूम से बाहर आ गए और बोले हम नहीं सोएंगे वहां पर, क्योंकि वहां पर दादी माँ की चाबियों की आवाज आ रही है हमें। और भाई तो छोटा था, वो 12-13 वर्ष का था, तो उसका डरना मुझे फिर भी समझ में आया। लेकिन मेरे दादाजी भी साथ में डर गए, बोले कुछ भी बोल लो, मैं वहां पर जाकर सोने नहीं वाला हूँ। सो आई वाज लाइक, ये अजीब बात है कि हाउ इज इट पॉसिबल, जिस इंसान को हम एक दिन पहले तक बड़ा प्यार कर रहे थे, बड़ा हम उनसे बातें कर रहे थे, उनकी गोद में जाकर बैठ रहे थे, जस्ट बिकॉज वो यहाँ से जा चुके हैं हम उनसे डर रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो भूत बन चुके हैं। और मैंने बोला मम्मी को कि मैं जाकर आई विल स्लीप, मैं जाकर सोऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दादी ने आज तक मुझे इतना प्यार दिया है, जिस दादी ने मुझे आज तक एक खरोंच भी लगने नहीं दी,
वो यहाँ से जाने के बाद तो मुझे खाएंगी नहीं, ना तो मुझे कोई दुख पहुंचाएंगी, ना मुझे किसी भी तरह से प्रॉब्लम में डालेंगी। और वो रूम फिर मैं जाकर सोई वहां पर, और फिर जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक उस रूम में मैं रहती थी। तो डेथ को हैंडल करना हमें बहुत जरूरी है, और सही तरह से हैंडल करना बहुत जरूरी है। प्लीज जिनके भी माँ बाप यहाँ पर 70s में है या 80s में है, प्लीज इट इज नेसेसरी अपने आप को प्रिपेयर करना कि उनकी मृत्यु होगी। और यहाँ पर मैं एक और बात मेंशन करूंगी कि अगर बूढ़े माँ बाप हैं और आपने यहाँ पर, पहले ये मेंशन करने के पहले मैं ये आपसे पूछूंगी कि हम रोते क्यों हैं जोर जोर से? आज अगर रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी लाइफ में कुछ दुख आता है तो क्या हम जोर जोर से रोकर उसे प्रकट करते हैं क्या? हम या तो एक बाथरूम खोजते हैं या एक खाली रूम खोजते हैं जहां पर हम जाते हैं, अपने आंसू जो निकल रहे होते हैं उन्हें पोंछते हैं और हंसते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो इतना जोर जोर से रोने की क्या जरूरत है? हम यहाँ पर सिर्फ 2 बातों के लिए रोते हैं जोर जोर से। एक तो दुनिया को दिखाने के लिए कि हमें कितना दुख पहुंच रहा है क्योंकि हमारे माँ बाप मर चुके हैं, हमारे जो प्रियजन है वो मर चुके हैं। और दूसरा, अपने स्वार्थ को रोते हैं क्योंकि जो आराम आज तक हमको मिल रहा था उस इंसान से, वो आज के बाद नहीं मिलने वाला। इन द एंड हम सोच ही नहीं रहे हैं जो बॉडी ट्रांजिशन में है या जो सोल ट्रांजिशन में है उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हम सिर्फ अपनी स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं, हम सिर्फ अपनी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। जो इंसान एक बहुत बड़े ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, बॉडी से निकलकर और स्पिरिचुअल रेम्स में जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर कोई भी नहीं सोच रहा। हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचकर पछाड़े खा खा कर रो रहे हैं, जोर जोर से उस समय बातें कर रहे हैं, चिल्लाना हो रहा है और भीड़ लग रही है बहुत ज्यादा, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा शोभा नहीं देती। एब्सोल्युटली फूलिश बिहेवियर है। और ये भी मैंने देखा है कि हमारे कल्चर में, जैसे पश्चिमी कल्चर में ये होता है कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर जो है वो लोग ऐसे होते हैं, मॉर्चुरी में होते हैं जो उन बॉडीज को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हमारे कल्चर में हम खुद करते हैं। हमारे माँ बाप की मृत्यु होती है तो हम खुद वो काम करते हैं, हम उनको नहलाना धुलाना, उन्हें अपने अंतिम यात्रा के लिए प्रिपेयर करना। लेकिन क्योंकि हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं है, हमने अपने बच्चों को बताया नहीं है, इस वक्त में भी बच्चे जो हैं बहुत ही ज्यादा फूलिश बिहेवियर करते हैं। जो इंसान आज तक 1 घंटे पहले उनसे आप जायदाद मांग रहे थे, 1 घंटे पहले आप उनसे उनके गहने मांग रहे थे, 1 घंटे पहले आप उनसे पैसे मांग रहे थे, और आज वो मर गए हैं तो उनके मृत शरीर को आपको हाथ लगाना भी गवारा नहीं है। तो क्यों अपने आप को आपने इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं किया? मैंने बहुत सारे डेथ रिचुअल्स में मैं गई हूं जहां पर जो बहु बेटियां होती हैं जिनको ये कर्म करने चाहिए वो पीछे हट जाती हैं, बोलती है नहीं मुझे नहीं होगा, मुझे गंध आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं देख सकती, और ये सारी बातें वो करती हैं। और यहाँ पर फिर जो लोग थोड़े से स्ट्रांग हैं, जो लोग जानते हैं या डेथ से रूबरू हो चुके हैं, वो आकर उन कर्मों को करते हैं। तो क्या ये शोभा देता है? क्या आपको लगता है कि वो आत्मा वहां पर देख नहीं रही है कि आप किस तरह से उनके शरीर के साथ व्यवहार कर रहे हैं? अगर आपको ये लगता है कि आत्मा वहां मौजूद नहीं है और वो देख नहीं रही है आप किस तरह से उस शरीर के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। प्लीज इसे सुधारें। प्लीज अपने बच्चों को एटलीस्ट ये सिखाएं कि जब डेथ होती है तो हमें किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है। जब हमारी फैमिलीज में डेथ होती है, जब हमारे लव्ड वंस की डेथ होती है, तो हम किस तरह से अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करें। और जहां तक यहाँ पर अनटाइमली डेथ्स के बारे में हम बातें करें, जो एक्सीडेंटल डेथ्स होते हैं या जो बहुत छोटी उम्र में जिनकी मृत्यु हो जाती है, या जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर इन सारे डेथ्स के जो इंस्टेंसेस में हमें और ज्यादा केयरफुल होना जरूरी है, क्योंकि इनको और ज्यादा तकलीफ होती है ट्रांजिशन में, क्योंकि ये ट्रांजिशन जो है अचानक हुआ है। ये बॉडी से निकलकर स्पिरिचुअल रेल्म्स में जाने का ट्रांजिशन जो है उनके लिए अचानक हुआ है। तो इस समय में आपको और जरूरी है कि आप अपना संयम बरकरार रखें और उस सोल के बारे में सोचें जो ट्रांजिशन में है, रादर देन अपने दुख को रोने के लिए सोचें। तो यहाँ पर भी चित्कार करना, नॉइस करना
और जोर जोर से रोना, ये कहना कि वापस आ जाओ, मत जाओ, और आंखें खोलो, और मैं भी तुम्हारे साथ जाने के लिए राजी हूं, ये सारी बातें आप नहीं कर सकते हो जब एक अनटाइमली डेथ होती है। प्लीज अपने आप को प्रिपेयर करें कि डेथ जो है वो लाइफ का ट्रूथ है, और हम अगर एज मेडिटेटर्स, एज स्पिरिचुअल बीइंग्स अगर हम इस तरह से बिहेव करते हैं तो बिल्कुल भी हमें शोभा नहीं देता, बिल्कुल भी हम, इट इज नॉट गुड ऑन अस कि हम इस तरह से बिहेव करें। सो प्लीज प्लीज अपने प्रियजनों की मृत्यु के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, और अपने माँ बाप की मृत्यु के लिए तो जरूरी है अपने आप को हमें प्रिपेयर करना। और यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगी कि जो बूढ़े माँ बाप हैं, जिनकी उम्र 70, 75, 80, 85 ऐसी हो गई है, और आप जाकर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं घर पर हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। मेरे हस्बैंड एक डॉक्टर हैं, वो एनेस्थेटिस्ट हैं, तो वो फर्स्ट हैंड आकर मुझे बताते हैं, वो आईसीयू में रहते हैं ज्यादातर, और बताते हैं कि लोग आकर अपनी बूढ़े माँ बाप को वहां पर एडमिट कर देते हैं, और माँ बाप जो है उन्हें पता होता है कि हम मरने वाले हैं, हम जाने वाले हैं, और वो विनती करते हैं अपने घर वालों से कि प्लीज मुझे घर ले चलो, प्लीज मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, प्लीज मुझे घर ले चलो। और घर वाले, क्योंकि वो डेथ से डील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा फियरफुल हैं कि मुझे नहीं फेस करना, वो उन अपने माँ बाप को वहां पर एक अनजान जगह पर, एक स्टेराइल जगह पर, जहां पर उनकी कोई भी यादें मौजूद नहीं है, उनकी कोई भी खुशियों के पल मौजूद नहीं है, वहां पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपके समक्ष ऐसा दिन आएगा तो अपने माँ बाप को घर जरूर ले जाएं, उन्हें घर पर ले जाकर अपने प्रियजनों के बीच में और ट्रांजिशन करने की जो अनुमति है उन्हें दें। प्लीज अपने स्वार्थ को उस समय ना रोएं, और अपने आप को प्रिपेयर करें उस इवेंचुअलिटी के लिए। वेंटिलेटर्स पर लगाना और बहुत ज्यादा मेडिकल इंटरवेंशन करना जब वो 80 इयर्स के हो चुके हैं, प्लीज प्लीज मत करें ये काम, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। ये जरूरी है हमें अवेयरनेस सबके अंदर में डालना कि अपने परिवार के बीच में, अपने घर के अंदर जहां पर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बिताई है, वहां पर अगर उनका शरीर जो है वो ट्रांजिशन करते हैं तो बहुत ही सरल हो जाती है, आगे का जो सफर होता है वो बहुत सरल हो जाता है। तो इट इज माई रिक्वेस्ट, माई हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट। मेरे हस्बैंड भी आकर बोलते हैं कि मुझे हेल्पलेस फील होता है, मैं एज अ डॉक्टर मैं नहीं बोल सकता उनके फैमिली मेंबर्स को जाकर कि प्लीज आप उन्हें घर ले जाइए क्योंकि मैं लॉ से बंधा हुआ हूं, लेकिन तुम कर सकते हो तो प्लीज करो, तुम बोलो लोगों को कि अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को ले जाकर हॉस्पिटल में ना भर्ती करें, क्योंकि वो लिटरली रोते हैं वहां पर कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, और हम फिर भी उन्हें वहां पर रखते हैं। सो प्लीज अपने आप को प्रिपेयर करना जरूरी है इन सारी बातों के लिए। अपने आप को ये प्रिपेयर करना जरूरी है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे माँ बाप या हमारे हमसे बड़े जो हैं उनकी मृत्यु होगी। सो प्लीज, और जो अनटाइमली डेथ्स होती हैं वहां पर आपको और ज्यादा संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि वो सोल्स जो है बहुत तकलीफ में है, उन्हें अचानक ही अपनी बॉडी से निकलना पड़ा है और वो भी नहीं समझ पा रहे कि ये हुआ कैसे, और वो भी रिग्रेट में है कि शायद ये, अगर मैंने ये गाड़ी ठीक से चलाई होती तो मेरे ये हाल नहीं होता। या जो सुसाइड कर चुके हैं उन्हें रिग्रेट बहुत महसूस होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों मैंने खूबसूरत जिंदगी को मैंने हाथ से मार दिया। और उस समय अगर हम जोर जोर से चित्कार करते हैं और नॉइस क्रिएट करते हैं और अपने आप को थोड़ा सा शांत नहीं रखते तो उस आत्मा को और ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, और वो इस कश्मकश में रहता है कि मैं यहाँ रहूं या आगे बढ़ जाऊं, मैं यहाँ रहूं या आगे बढ़ जाऊं। सो अनटाइमली डेथ्स पे हमें बहुत जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा अपने आप को जो है पेशेंस के साथ अपने आप को कंडक्ट करें। सो यस, और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में, आई विल टेक इट आफ्टर, मैं जो मैंने तैयार कर रखा है मैं बोल दूं उसके बाद, और बिना ही कुछ सोचे आप प्लीज मुझे क्वेश्चंस पूछें। सो क्यों लोग बोलते हैं कि वन शुड डाई ऑन द फ्लोर बट नॉट ऑन द बेड। सो फ्लोर पर क्या होता है, एनर्जीज जो है वो डिसिपेट होती हैं, और बेड क्योंकि इंसुलेटेड है और एनर्जीज जो है हमारी आ जा नहीं पा रही है, इसीलिए जो है
फ्लोर पर रखने के लिए बोला जाता है, लेकिन आजकल बहुत लोग बेड पर भी रखते हैं मृत शरीर को, एंड दैट्स ओके, और वो बहुत ज्यादा ही इट इज ओके। ये चॉइस पूरी तरह से आपके ऊपर है, आपके इसके ऊपर है। और ये यहाँ पर जब हम लव्ड वंस की डेथ के बारे में बातें कर रहे हैं, तो प्लीज अपने माँ बाप से, अगर आपके माँ बाप ओपन है तो ये कॉन्वर्सेशन जरूर करें कि उनकी जो अंतिम यात्रा है वो कैसी होनी चाहिए। प्लीज अपने माँ बाप से ये कॉन्वर्सेशन करें। मैं यहाँ पर शेयर करूंगी, मेरे एक फ्रेंड के दादाजी की मृत्यु हुई साल भर पहले की बात है, और उन्होंने उनको पता था, वो 85 प्लस हो चुके थे, तो उन्होंने अपनी मृत्यु से 3-4 साल पहले 3-4 पन्नों का एक लेटर लिखा। 3-4 पन्नों का लेटर लिखकर अपने बच्चों को बोला कि ये लेटर जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी और क्रियाकर्म करने के पहले प्लीज निकालकर इसे पढ़ना। और उन्होंने तिजोरी में उस लेटर को रखकर बंद कर दिया। जब उनकी मृत्यु हुई 3-4 साल के बाद, तो बच्चों ने या लड़कों ने, जो उनके बेटे थे, उन्होंने निकालकर उस लेटर को पढ़ा, तो उसमें उन्होंने पूरे डिटेल में लिख रखा था कि उनकी अंतिम यात्रा कैसी होगी। उन्होंने डिटेल्स में लिख रखा था कि ब्राह्मणों को भोजन ना कराएं और गरीबों में खाना बांटा जाए, और अपने बेटों को कहा था कि आप बाल ना दें, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग 2-3 महीने तक, जब तक आपके बाल आ नहीं जाते तब तक आप मुझे दुख से याद करें। मुझे ये चाहिए कि मेरा परिवार पूरा हंसता खेलता भरा पूरा मुझे दिखाई दे। और उन्होंने ये भी लिखा था कि मुझे इलेक्ट्रिक में क्रिमेट किया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लकड़ियां वेस्ट हो मेरे क्रिएशन में, मेरे क्रिमेशन में, क्योंकि बहुत पेड़ कटते हैं इस चीज के लिए। सो ये सारे कॉन्वर्सेशंस हमें एक साथ, एक दूसरे के साथ करना बहुत जरूरी है। और अगर आपके माँ बाप ओपन है और नहीं है, तो एज मेडिटेटर्स इट इज योर जॉब, इट इज योर ड्यूटी कि आप अपने माँ बाप के साथ ये कॉन्वर्सेशन करें और उनके मन की बात जाने कि उनकी अंतिम यात्रा उन्हें कैसी चाहिए और वो क्या चाहते हैं और किस तरह से वो अपने अंतिम यात्रा पर जाना चाहते हैं। सो ये सारी बातें हमें करना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि हमें एक दूसरे के साथ ये बातें करें। इसके बाद जो है, अपनी खुद की शरीर के डेथ के लिए प्लीज अपने आप को प्रिपेयर करें। हर पल, हर दिन हम मृत्यु को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अपनी जो शरीर की मृत्यु के लिए हम अपने आप को अगर प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को आप मेडिटेटर्स ना कहें, ना बोलें कि हम स्पिरिचुअल हैं, ये ना कहें कि हम मेडिटेटर्स हैं, और बिल्कुल भी यहाँ पर बैठने का आपको जो है नॉट ओके। सो अपनी बॉडी की डेथ के लिए हमें अपने आप को जरूरी है कि हम प्रिपेयर रखें। हर दिन अपनी जिंदगी का इस तरह से जिए कि उस दिन मर जाएं तो कोई रिग्रेट्स ना हो। सो ये जरूरी है हमें अपने बॉडी के डेथ के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करें। और ये इवेंचुअलिटी हम सबके सामने आने वाली है, और आज नहीं तो कल। ये बहुत अच्छी बात है कि हम 100 साल जीने की बातें करते हैं, हम 120 साल जीने की बातें करते हैं, लेकिन वहां पर भी हमारी एक्सपायरी डेट है। सो हमें जरूरी है कि हम प्रिपेयर्ड रहें कि ये जो है हम अपनी बॉडी की डेथ के लिए या अपने डेथ के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखें। और जब डेथ आ रही हो तो डरे ना, फियर के इमोशन के साथ हमारी अंतिम जो मृत्यु होती है वो ना हो, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो जो अंत के विचार हमारे मन में रह जाते हैं वही निश्चित करता है हमारे आगे की यात्रा। तो अगर हमारे मन में प्रेम होगा, अगर हमारे मन में आभार होगा, अगर हमारे मन में ग्रैटिट्यूड होगा, तो वैसा ही आगे का जो आगे की यात्रा हमारी होगी वो उस बेसिस पर होगी। अगर हमारे मन में डर होगा, अगर हमारे मन में तकलीफ होगी, अगर हमारे मन में रिग्रेट्स होंगे, तो जो साइकिल्स हमने इस जिंदगी में जिए हैं वो वापस बार बार हमें जीने पड़ेंगे। सो प्लीज, बहुत जरूरी है हमें जो अपने डेथ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखने के लिए। और ये डाइंग थॉट्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं हमारे सोल जर्नी में। सो प्लीज अपने डेथ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, और अपने डेथ के लिए अपने आसपास वालों को प्रिपेयर करें। जो आपके बच्चे हैं, जो आपसे छोटे हैं, उनको जरूरी है हमें ये बताना कि डेथ होती है तो हमें क्या करना चाहिए। अपने रिचुअल्स जो है वो प्लीज अपने बच्चों को सिखाएं। अगर कोई किताबें लिख पाते हैं इस टॉपिक पर कि आपके पर्सनल रिचुअल्स क्या होते हैं, वो ऐसी किताबें जरूर लिखें और अपने बच्चों को जरूर बांटें।
और हम सब कुछ सिखा देते हैं बच्चों को, लेकिन जो सब ये जरूरी चीजें लाइफ की हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। सो प्लीज आपके अपने कल्चर के बारे में या अपने अपने रिचुअल्स के बारे में, या किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है डेथ के सामने, ये बच्चों को जरूर सिखाएं। और अंत में जो फियर होता है डेथ का, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने अपनी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से जी नहीं है, और हमें अभी भी रिग्रेट्स हैं कि अरे मर जाएंगे तो क्या होगा, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, जो ये काम बाकी रह गया है वो कब करेंगे। सो फियर ऑफ डेथ फॉलोज फ्रॉम द फियर ऑफ लाइफ। अगर आपने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी है, पूरी तरह से भरपूर जी है, तो फिर मरने का क्या गम। मैं अपनी जिंदगी में, मेरा ये मोटो है कि हर रात सोने से पहले मैं अपने आप से कहती हूँ कि बस आज का दिन जो था वो वंडरफुल था, और आज मैं मर जाऊं तो मुझे कोई भी रिग्रेट्स नहीं है। और उसी तरह की जिंदगी जिए कि इस पल भी आप मर जाए तो आपको कोई भी रिग्रेट्स ना हो, और पूरी तरह से अपनी जिंदगी को फुली जिए। अपने आप जो है वो डेथ का फियर चला जाएगा यहाँ से। मैंने ये पहले भी शेयर किया है कि बर्थ इन द फिजिकल इज डेथ इन द स्पिरिचुअल, एंड डेथ इन द फिजिकल इज बर्थ इन द स्पिरिचुअल। सो अपने स्पिरिचुअल बर्थ के लिए प्लीज अपने आप को प्रिपेयर करें। प्लीज इसे अंत की तरह ना देखें, एक नई बिगिनिंग की तरह देखें, एक नई जर्नी की तरह देखें। प्लीज अपने आप को प्रिपेयर करना हमें बहुत जरूरी है। और मैंने 1-2 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, और बहुत अच्छी फीलिंग है मेरे लिए, क्योंकि जो जॉय हार्ट में से निकलता है उस समय, इट इज अमेजिंग, बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है। और प्लीज ये जब आपके समक्ष मृत्यु होगी तो हंसकर, प्यार से, कंपैशन से और ग्रैटिट्यूड से उसे गले लगाएं, ना कि फियर से और रिग्रेट से और इन सारी इमोशन से। प्लीज अपनी मृत्यु को फेस ना करें। सो प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप मृत्यु को जो है एक सेलिब्रेशन की तरह, एक नई दिशा की ओर जाने की तरह उसे सेलिब्रेट करें। एंड मेरे तरफ से यहीं तक था। कोई भी क्वेश्चंस है आपके मन में, प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ आंसर करने के लिए। If you die with the thought of no rebirth, will that happen? It may happen, ma'am. ये हो सकता है, it is possible. अगर आप वो थॉट रख सकें। बहुत डिफिकल्ट होता है ये थॉट रखना, और it is not as easy as it sounds. Yes, Bhumika ji. Hello. Yes. मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अगर कोई सोल होती है वो बॉडी छोड़ती है तो अब अपने लव्ड वंस के सामने नहीं छोड़ती। जैसे अगर कोई उसके आसपास बैठा है और अगर जैसे वो बंदा उठ के जाता है देन दैट पर्सन डाइज। आई हैव हर्ड दिस थिंग मेनी टाइम्स। तो ऐसा इट्स नॉट अ जनरलाइजेशन। कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन हर समय नहीं होता है। इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दिस? नो रीजन, इट्स दैट चॉइस। वो उनकी चॉइस है, जो जा रहे हैं उनकी चॉइस है, कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। मेरी दादी की डेथ किसी के सामने नहीं हुई, लेकिन मेरे दादाजी की डेथ हम सबके सामने हुई। मेरे नाना जी की डेथ हम सबके सामने हुई, हम सब वहां पर प्रेजेंट थे। सो जो जा रहा है वो उनकी चॉइस होती है कि वो किसी के प्रेजेंस में जाना चाहते हैं या अकेले में जाना चाहते हैं। देयर इज नो रीजन। एंड वन मोर क्वेश्चन, आई हैव आल्सो टाइप्ड इट अर्लियर कि अगर जैसे मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी 8 इयर्स पहले, बट मैं आज तक भी ना ही उसे एक्सेप्ट कर पाई हूँ, एंड आई एम नॉट एबल टू हैंडल दैट। हाउ शुड आई प्रिपेयर माई सेल्फ? व्हाट इज द रीजन? कि आप चाहते हो वो वापस आ जाए? मे बी मुझे लगता है कि आई मिस हिम। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए, इसलिए। You're not thinking about him, right?
हाँ जी. If you love him enough, you'll think about him, not about yourself. Okay. If you love him enough, you will let him go, क्योंकि वो कहीं और है already, and he's in that journey. That soul is already on a different journey, और अपने आप को उनसे आप attach करके आप उनकी journey में कहीं ना कहीं hindrance बना रहे हैं. So अगर आप, if you're that selfish, so be it. ठीक है, thank you. And one last question. Yes. जब सोल बॉडी छोड़ती है तो उसको क्या कोई लाइट दिखती है आगे? हाउ दे गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? जनरली ये देखा गया है रिसर्च में कि सिमिलर एक्सपीरियंसेस होते हैं, या तो टनल एक्सपीरियंस होता है. रेमंड मूडी की किताब है, आई जस्ट शो यू, मेरे पास है ये रेमंड मूडी की किताब है, लाइफ आफ्टर लाइफ. ये एक रिसर्च, डॉक्टर ने रिसर्च करी है 150 नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में. सो इसमें सारी चीजें मेंशन्ड है कि जब डेथ होती है तो जनरली वो 150 केस स्टडीज में जो सिमिलैरिटीज है वहां पर उन्होंने मेंशन करी है कि या तो गेट दिखती है, या लाइट दिखता है, या टनल का एक्सपीरियंस होता है, सो या तो फ्लोटिंग का एक्सपीरियंस होता है. सो दीज आर द कॉमन एक्सपीरियंसेस दैट हैपन. यस, यू कैन रीड अबाउट इट मोर बुक्स को उठाकर, क्योंकि बुक्स में ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है, ज्यादा अच्छे से इलैबोरेट किया हुआ है वहां पर. ओके, ठीक है, थैंक यू. एंड वन लास्ट थिंग, आपने कहा था ना वो लेटर्स अपनी इमोशंस को लिखने हैं, तो इमोशंस को कैसे लिखना है? मतलब किस इमोशन को स्पेसिफिकली लिखना है कि सभी जो इमोशन आपको डिस्टर्ब कर रहा है उस इमोशन के लिए लिखने हैं. जो इमोशन आपके साथ प्रेजेंट है, एंगर है, गिल्ट है, सैडनेस है, ठीक है, थैंक यू. जो भी इमोशन आपके साथ प्रेजेंट है उन्हें लिखना है. कृति जी. जी स्नेहा जी, थैंक यू फॉर सच एन एनरिचिंग सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. मैं चाहती हूँ कि कई बार हाउ इम्पोर्टेंट आर द लास्ट राइट्स फॉर द सोल. हम लोग कहते हैं ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट. लेकिन अगर वो मन से की जाए, अगर उसके पीछे की इमोशंस जो है वो करेक्ट हो, वहां पर अगर आप देखेंगे कि हम राइट्स को सिर्फ इसीलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये राइट्स है और हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो इट डजंट वर्क. लेकिन जो रिचुअल्स और राइट्स हैं हमारे, स्पेशली हमारी जो सभ्यता है यहाँ पर हिंदुस्तान के आसपास, मैं स्पेसिफिकली हिंदुस्तान के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूंगी. यहाँ पर जो प्राचीन सभ्यता बनी हुई है, यहाँ पर जो विजडम है अवेलेबल, वो जरूरी है हमारे वो लास्ट राइट्स हमें करना. और लास्ट राइट्स सब करें, लेकिन उसके पीछे के साइंस को समझ कर करें, उसके पीछे के किस लिए ये किए जाते हैं, इन सब चीजों को समझ कर करें. क्योंकि अगर आप सिर्फ बाय रोट कर रहे हैं और सिर्फ लोग करते हैं इसीलिए कर रहे हैं, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है. दैट्स नॉट ऑफ एनी वैल्यू. बट अगर आई मीन टू से कि समटाइम्स वी वांट टू डू, लेकिन कई सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के लास्ट राइट नहीं कर पाए. ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जस्ट एक्सेप्ट, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें. यू कांट फाइट योर सिचुएशंस, राइट? जो अगर हो चुका है वो हम नहीं फाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बस में है, अगर आपके हाथ में है, तो यू शुड डू इट. और लास्ट राइट्स जो होते हैं वो हमारे कल्चरली हम इतने रिच हैं. पारसीज जो होते हैं वो अपने लास्ट राइट्स के लिए बॉडी को जो है वो अपने मंदिर पर डाल देते हैं, चीर कर हुए खाते हैं उन्हें. और हम जो है क्रिमेट करते हैं, मुस्लिम्स जो उन्हें बेरी करते हैं, इवन जो क्रिश्चियंस हैं उन्हें बेरी करते हैं. तो लास्ट राइट सबके बहुत वेरी करते हैं. और ये जरूरी है हमें कि हम अपने कल्चर को फॉलो करें, और फॉलो तभी करें जब उसके पीछे का साइंस आपको पता हो, और क्यों हम करते हैं. किसी जो जानकार इंसान है आपके आसपास, उसके बारे में उससे पूछे और जाने इस बारे में कि हम ये सारी चीजें क्यों करते हैं. और आज समय आ गया है एज स्पिरिचुअल बीइंग्स, एज स्पिरिचुअल पीपल, कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता था लास्ट राइट्स को लेकर, वो हम उससे जो है वी कैन डील विथ इट, और बहुत नरमी के साथ, बहुत पोलाइटली इससे डील किया जा सकता है. सो डू इट. यस, और अपने बच्चों को जरूर सिखाएं. किसी की लास्ट राइट हम नहीं कर पाए हैं तो हमें कुछ करना चाहिए उसके लिए.
You just अपने दिल से आप अपने दिल से उनके लास्ट राइट्स कर दें. That's it. Okay. मेडिटेशन में बैठे. Like to share my experience here. I lost both my parents in Corona, and we didn't even receive the bodies for the last. Okay. So what can we do for that? That was their choice. You have to understand that. So ये body ये जो लोग ट्रांजिशन में होते हैं या जो सोल्स ट्रांजिशन में होते हैं, ये उनकी चॉइस होती है कि वो किस तरह से जाना चाहते हैं, किन लोगों के बीच में जाना चाहते हैं. सो ये पूरी तरह से उनकी चॉइस होती है. सो इस सिचुएशन में यू डू योर लास्ट राइट्स इन योर हार्ट, सिट इन मेडिटेशन, meditate over it. Yes, that's enough. क्योंकि I'm sorry, in the end आपके जो इमोशंस है वो उन तक पहुंच जाते हैं. So that is what is important, nothing else. Yes, that's what we all family members did. Yes, so claps for you. Yes, सिमरन जी. नमस्ते मैडम. यस, बोलिए. मैडम, मेरे पापा को 10 साल हो चुके हैं, डेथ हो गई है, तो मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई. जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं एकदम घबरा जाती हूँ. अरे पापा, आप मुझे छोड़ के चले गए हो, कैसे चले गए? आप भी चले जाओ पापा के पास. चले जाओ आप भी पापा के पास. हिम्मत है आप में? नहीं. बस ये सब बोलने की बातें हैं मैम. विक्टिम मेंटालिटी में रहने की बातें हैं. अगर 10 साल के बाद भी अपने पिता की डेथ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती मैम, कुछ भी नहीं कहना चाहती. आप क्या चाहते थे कि वो जिंदा रहे और आप मर जाए उनके सामने? और 10 साल हो चुके हैं इस बात को, वो दूसरी जर्नी पर जा चुके हैं. उसके बावजूद हम उनको ये इमोशंस भेज रहे हैं कि आपके बिना मैं यहाँ पर परेशान हूँ, आपके बिना मैं अच्छी नहीं हूँ, आपके बिना मैं दुखी हूँ. हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हम उनके बारे में सोच ही नहीं रहे. हम उनकी जर्नी के बारे में, उनको तकलीफ पहुंच रही होगी इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं. और अगर आपको इतना ही प्यार आपसे कि आपके पापा से है तो यू आर फ्री टू गो टू हिम. प्लीज आप इस तरह से बातें करना हमें स्टॉप करना पड़ेगा. स्पेशली हमारे पेरेंट्स के लिए हमें स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि वी नो कि हमारे पेरेंट्स हमारे सामने ही मरने वाले हैं. वी नो दैट फॉर अ फैक्ट. प्लीज ना करें ये बातें, प्लीज. ये सब फूलिशनेस है और कुछ भी नहीं है. आई नो आई एम साउंडिंग वेरी हार्श एंड नॉट पोलाइट एट ऑल, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेड. नहीं है एक्सेप्टेड, क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हो. और आपने चैट बॉक्स पर भी लिखा है कि मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ जिंदा है तब तक ही मैं रहूं. हाँ जी. आपके बच्चे हैं? मेरी 2 साल की बेटी. हाँ, तो वो जाए भाड़ में, आप अपनी माँ के साथ चल दोगे. क्यों पैदा करा बच्चे को? क्यों जन्म दिया आपने बच्चे को? मैडम, एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए आपसे पूछ के नॉलेज आएगा. क्यों आपने एक परिवार बनाया, क्यों आपने शादी करी जब आपको अपनी मम्मी के साथ जाना ही था? तो मैं कोशिश करूंगी मैडम, ऐसा आपकी जैसे प्रिपेयर करें. मुझे मेरे जैसे नहीं बनना है आपको, सिर्फ अपने माँ बाप की डेथ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है. वो होगा आपके सामने. आप चाहते हो आप वो जीते जी आप मर जाएं और उनको ये दर्द देखना पड़े? आपकी बेटी आज के दिन आपके सामने उनकी मृत्यु होगी तो आपको कितना तकलीफ पहुंचेगी? जी पाएंगे? तो यही आप चाह रहे हैं आपके माँ बाप के लिए, राइट? वी आर जस्ट बीइंग सेल्फिश. डेथ के सामने हम सिर्फ सेल्फिशनेस
दिखाते हैं और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा सेल्फिश बिहेवियर है ये हमारा, नहीं करनी चाहिए। प्लीज अपने माँ बाप की डेथ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें और डिग्निटी के साथ, पेशेंस के साथ अपने आप को कंडक्ट करें जब वो मौका आएगा तब। प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। थैंक यू मैडम। थैंक यू। या कुलवंत जी, यस प्लीज। Death is very painful. Is it true? Any transition is painful. कोई भी ग्रोथ होता है वो पेनफुल होती है। बच्चे को जब दांत आते हैं तो बहुत पेनफुल होता है, ये हम सब जानते हैं, राइट? बच्चे को दस्त लगते हैं, उसे जो है उल्टियां होती हैं, लेकिन हम उस प्रोसेस को रोकते नहीं हैं। It is transition. Yes, it is a transition. Okay. So वहां पर हम पेन हैंडल करते हैं। जब माँ प्रसव में होती है, लेबर पेन्स, तो वहां पर भी उस दर्द को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। Yes. यस यस, सो वी सेलिब्रेट दैट। कोई भी ट्रांजिशन, कोई भी नयापन पेन के साथ ही आता है। सो हम डरते क्यों हैं उस पेन से? जब हम दांत उगते हैं उस पेन से नहीं डरते। जब हम ग्रो करते हैं, हमारी हड्डियां ग्रो करती है, हमारी मांसपेशियां ग्रो करती हैं, हम भूल जाते हैं उस दर्द को। जब हम बचपन में रहते हैं वो दर्द इतना होता है, पैरों पर खड़े होने का दर्द, ये जमीन पर रेंगने का दर्द हम भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दर्द इतना गहरा होता है। तो फिर इस दर्द को जो हम हैंडल कर सकते हैं उसके लिए डरना क्यों? आफ्टर डेथ सोल कितने टाइम तक इस एरिया, इस वर्ल्ड में रहती है? डिपेंड्स ऑन द सोल, डिपेंड्स ऑन द सोल और किस सिचुएशन में उन्होंने ट्रांजिशन करा है। आप जो परिवार वाले हैं वो किस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं वो भी एक पॉइंट बन जाता है। अगर ज्यादातर खुशहाल जिंदगी जी है और जो लाइफ पर्पस था वो फुलफिल करी है और फेयरली जो है नेचुरल डेथ है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। विद इन मे बी अ फ्यू आवर्स, 24 to 48 आवर्स वो ट्रांजिशन कर जाते हैं। It means family members should accept it happily. Yes, happily, with joy, with dignity, with grace, with a lot of patience. It has to be accepted because जब हम ट्रांजिशन करते हैं तो the first thing that we see is our family members, जो वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर कोई फैमिली मेंबर है वो बहुत दुखी है तो हमें रिग्रेट होने लग जाता है तुरंत कि अरे मैंने शरीर त्याग कर कहीं गलती तो नहीं करती। So those become our dying thoughts. वो सारे थॉट्स हमारे डाइंग थॉट्स बन जाते हैं। योर डाइंग थॉट्स शुड बी कि वाओ मैंने कितनी बढ़िया जिंदगी जी और मैं तैयार हूं आगे की जर्नी जीने के लिए, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा हूं या कर रही हूं, आई एम इन फुल जॉय। सो ये आपकी जो चीजें होती है वो आपके डाइंग थॉट्स होने चाहिए, रादर देन फियर या रिग्रेट या अटैचमेंट। ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए डाइंग थॉट्स में। It means we should teach our yes, please, 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 अगर आप कर सकते हो अपने बच्चों को जरूर सिखाएं कि जब मेरी मृत्यु हो तो आप लोग प्लीज देखिए, ग्रीफ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि दुख नहीं होता सर, दुख सबको होता है जब कोई प्रियजन की मृत्यु होती है, लेकिन वो दुख एक्सप्रेस करने की एक डिग्निफाइड तरीका भी होता है, ठीक है ना। वी कैन डू इट इन अ डिग्निफाइड वे, वी कैन डू इट, tears will come out but the noise does not need to come out, ठीक है। so soul feels happy कि वो दुखी है लेकिन they are not disturbed, they are not वो बॉडी पर लेट नहीं रहे हैं और उन्हें खींच नहीं रहे हैं, and all that behavior, this is very stupid behavior in our culture, very very stupid behavior which should not be happening. So please teach people around you. Thank you. Amazing. Thank you so much. I'm sorry if I'm sounding rude or I'm sounding harsh, but ये चीज harshly ही बोलनी पड़ेगी, नहीं तो इस बारे में कोई भी बातें नहीं करता हूँ। Yeah.
यस बिमल जी, यस, नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। आपने तो क्या बोले, जो इतना आपने बताया, एक्चुअली वो मैंने आपको शेयर किया था कि समाज वाले वो एग्री नहीं करते हैं उसको, मैंने आपको मैटर शेयर किया था कि वो उन्हें लिख के गया कि मेरी बॉडी को ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन समाज वाले एग्री नहीं हो रहे हैं, बोले मेरे को कोई जानता नहीं है, सिटी में लोग जानते नहीं है, तो उसके लिए कोई रास्ता तो है नहीं किसी के पास में, वो अपने आप सोल अपना रास्ता निकाल लेता है। और वहां पर अगर हम अग्री नहीं करते हैं, जो ट्रांजिशन कर चुके हैं उनके विशेष पर, तो वहां पर खड़े होकर हंसते भी हैं कि ये देखो मेरे को प्यार करने की कितनी दुहाइयां देते थे, और देखो अब मेरी ये लास्ट जो अंतिम इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको शेयर किया था थोड़े दिन पहले, तो उसमें वो जो आर्य समाज पद्धति से उनका करने का था क्रिमिनेशन, तो उन्होंने बनारस जैसे जगह में वहां पर परिवार वाले ने बोला मतलब हम लोग किसी को जानते ही नहीं है, लेकिन फिर वो पॉसिबल हुआ। मैंने आपका वो एक्सपीरियंस मुझे याद है कि वो फिर एंड में वो पॉसिबल हुआ कि वो जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। और उसके बाद पूरे परिवार को प्रेरणा मिली इस नएपन के साथ क्रिमेशन करने की। सोल जो है अपना रास्ता जरूर निकालता है, और उसके पास कंट्रोल रहती है, जो ट्रांजिशन में रहते हैं उनके पास कंट्रोल रहती है। लेकिन जो बिहेवियर आसपास के लोगों का होता है उसके ऊपर उनका इफेक्ट जरूर होता है। सो बी केयरफुल हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं when we are faced with our death as well as when we are faced with the death of our loved ones. Yes. Yeah. Thank you so much. मैडम वो सेल्फ लव वाला मैंने स्टार्ट कर दिया है। गुड। बड़ा अटपटा लग रहा है स्टार्टेड। Yes, good, very good. Yes. Thank you. Yes, वंदना जी, yes please. मैडम ये जो कीर्ति जी हैं, कीर्ति रुइया जी, इनको मैंने लिंक भेजा था फर्स्ट टाइम, and I think she is doing first time our session, PMC session. Okay, that's nice. Thank you so much. A great master from Calcutta. Thank you so much. Yes, Vandana ji, yes. मीनाक्षी जी लिख रहे हैं कि मैम आप बहुत ज्यादा स्वीट हो। हेलो जी। आई एम श्योर, यस, जस्ट अ मोमेंट मैम, आई एम श्योर आज के दिन मुझे कोई भी स्वीट नहीं बोल रहा होगा, सब यही बोल रहे होंगे कि कैसी बातें कर रहे हैं, और इनमें थोड़ा चुप रहना चाहिए और इतनी सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए, जिन बातों से हमें डर लगता है वो सारी बातें नहीं करनी चाहिए। सो मैम टुडे पीपल मे नॉट बी फाइंडिंग मी स्वीट, बट थैंक यू नेवरदलेस। यस वंदना जी, यस। हाँ जी, देखो मैं ना डेथ को बहुत नॉर्मली लेती हूँ, ठीक है ना। यस। और जो मैंने आपको पूछा कि जब मरते हो आपको होगी आई डोंट वांट टू हैव एनी रीबर्थ, मेरी वो थॉट्स हमेशा चल रही है। आई ऑलवेज डेली कैरी देयर थॉट्स विद मी, ठीक है ना। मेरे को दो क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर सपोज आप अर्थ पे रीबर्थ नहीं लेते, आप परम धाम में चले गए, तो वहां भी आपको बॉडीज मिलती हैं एंड यू डाई देयर आल्सो लाइक दिस? यस मैम, इट हैपेंस, कीप्स हैपनिंग एवरीवेयर। यस सो यहाँ पर हमें फिजिकल सबसे ज्यादा ग्रॉस बॉडी हमारी अर्थ पर है, लेकिन वहां पर आगे चलकर भी हमें बॉडीज मिलती है, और अलग तरह की बॉडीज मिलती है, और हम वहां पर भी ट्रांजिशन करते हैं धीरे धीरे। सो इट इज, जो आपने पूछा कि रीबर्थ होगा या नहीं होगा, सो ये बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है मैम। आप अगर एनर्जी हो, आप अगर you are a form of energy, right? So you will always be present. ऐसा नहीं है कि आप मर जाओगे और आप कभी exist नहीं करोगे, right? So in some form or the other, you'll keep existing. So if you keep existing, you'll keep growing, and if you keep growing, you'll keep dying. So that process will continue. It may or may not in the earthly bodies the way we are right now, but उस पर भी there are many factors which come into play. Or it is not as simple as we think it is. So my second question. Yeah, I want to ask a second question. Yes, please, ma'am. Many times we hear कि लोग बोलते हैं near death experience था मेरा, लेकिन मैं बच गया, भगवान का शुक्र है, भगवान ने मेरे को बचा लिया. What is that for foolish things like that?
वो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। जो नियर डेथ एक्चुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी जिंदगी जो है चेंज हो जाती है नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद। लोग तो हम तो बच गए, भगवान ने वो कर दिया, ये कर दिया। वो ज्यादातर ये जो भगवान ने कर दिया वाले होते हैं, दे हैव हैड अ ब्रश, या वो बाल बच गए हैं, जैसे हम एक्सीडेंट से थोड़ा 1 इंच की दूरी से बच जाते हैं एंड देन वी आर थैंकफुल कि यस भगवान ने मुझे बचा लिया। बॉडी से अटैचमेंट है उसमें, वो कहते हैं ना कि हम बच गए। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो बहुत प्रोफाउंड होते हैं और वो इतने मतलब सरल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकते। सो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत सारी किताबें हैं और ये किताब तो आपको मैम पढ़नी ही चाहिए, since it has been written by a doctor. I've already shown this book to you. Okay. So please ma'am, this has been written by a doctor himself. This research has been done by him. So बहुत लाइट थ्रो करेगा आपके क्वेश्चंस पे। So near death experiences, मेरी बेटी से अभी बात हो रही थी ना, you showed this book to her also. Yes, she's still crying sitting with me. Even I lost my son, तो मैं बिल्कुल शांत हूँ। That is individual journey. That crying, that grief has to take its course, or she has to let go. I never cry. I say it's his individual. She has to let go. So in our therapy, in our work, we come across people who have lost their children, और वो रिग्रेस होते हैं, वो उनसे टच में आते हैं और वो मतलब उनसे बातें करते हैं और कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, तुम गए क्यों एंड ऑल दैट। एंड सामने से जवाब यही मिलता है, तुम छोड़ोगे नहीं मुझे, अगर तुम छोड़ोगे ही नहीं तो मैं वापस कैसे आऊं, तुमने तो पकड़ कर रखा है मुझे। राइट। तुम मौका तो दो मुझे वापस आने का, तुम तो छोड़ ही नहीं रहे हो। यू caught on to me, you held on to me, जहां पर मैं था वहां पर रुका हुआ हूं तुम्हारी वजह से, तो मैं वापस कैसे आऊं, यू टर्न कैसे लूं। राइट। So we have to accept people that when they have transitioned, they are on their own journey, और हम अपने स्वार्थ को ना रोएं बैठकर। बिल्कुल। Process may take 6 months, may take a week, may take 10 days, that's okay. वो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें रोना अलाउड नहीं है, हमें ग्रीफ अपना जताना अलाउड नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल मैम। ये हमें एक्सप्रेस करना जरूरी है, हमें अपनी ग्रीफ को प्रोसेस करना जरूरी है, लेकिन देयर शुड बी एन एंड। इट कैन नॉट गो ऑन फॉर इयर्स। राइट। थैंक यू। अपनी रख जाना। बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझे आज के सेशन के लिए, सो थैंक यू सो मच इन स्पाइट ऑफ द वर्ड्स यूज्ड बाय मी। आई एम सॉरी अगर मैंने किसी को ऑफेंड किया, बट एक्चुअली आई एम नॉट सॉरी, क्योंकि ये टॉपिक डिस्कस होनी चाहिए, इन चीजों पर बात होनी चाहिए और हम सब जरूरी है हमें कि हम बातें करें। मैंने अगर किसी को इमोशनली हर्ट किया हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मैंने जो कहा उसके लिए आई एम नॉट एट ऑल सॉरी। जगा दिया आपने, सबको जगा दिया। ये जागृति बहुत जरूरी है ना। और इससे न केवल हमारे दुख कम होंगे अगर हम इसकी गहराई को समझेंगे, बल्कि जो जाने वाले के लिए हम एक व्यवधान पैदा करते हैं, एक रुकावट पैदा करते हैं, उनकी यात्रा में जो हम व्यवधान डालते हैं, वो निश्चित रूप से आपने आज उसको विस्तार से समझा दिया कि किस तरीके से इसको आपने अपने आप को तैयार करना है अपनों की मृत्यु के लिए और अपनी मृत्यु के लिए। बहुत ही जरूरी विषय है ये, और बहुत अच्छे से आपने बड़े विस्तार से इसको समझाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिन में आपने तारे दिखा दिए सबको आज, ये अच्छी बात है। बट ये देखना जरूरी है, मैं क्या करूं, इतनी फूलिशनेस मुझे दिखाई देती है आसपास इन द फेस ऑफ डेथ कि इट बग्स मी अ लॉट। हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में कोई मृत्यु की बात करने को तैयार ही नहीं। क्यों नहीं है पर? व्हाई? ये वही तो है ना
कि गलत है, जो एक अटल सत्य है उसको हम कैसे झुठला सकते हैं, है ना। ये तो वैसे हुआ कि जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर ले, ये तो वैसे हुआ। बिल्ली तो सामने है ही और उसने खा भी जा रहा है कबूतर को, आंख बंद करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, हम अगर अपनी मृत्यु को सेलिब्रेट कर पाए, ऐसी कोई कला सीख ले, तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि हम उसकी तरफ से आंख बंद कर ले। तो स्नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये मत सोचिए आपको स्नेह उतना ही मिला है स्नेहा जी जितना पहले मिलता रहा। मुझे पता है अनिल जी, बट मैंने ऑफेंड भी किया है लोगों को, वो भी मुझे पता है, बट आई एम नॉट सॉरी अबाउट इट एट ऑल, बिकॉज ये सब्जेक्ट जरूरी है हमें बात करना। आपके नाम के अनुरूप आपको स्नेह मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, वो मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में, आप देख सकते हैं, प्राइवेटली भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। यू आर अमेजिंग मैम, और बहुत ज्यादा वंडरफुल सेशन था। आप सब बहुत थैंक यू सो मच कि आपने इस सेंसिटिव सब्जेक्ट को इतने अच्छे से लिया। यू रिसीव्ड इट सो वेल, सो थैंक यू टू द ऑडियंस जो यहाँ पर सुन रही है। सो ये जरूरी है कि जो वक्ता बोले ये रिसीव करने वाले भी होने चाहिए वैसे। सो ग्रैटिट्यूड मेरा कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा, एंड आई होप अगर एक भी डेथ रिचुअल में अगर रोना पीटना कम हो जाए मेरी वजह से, तो आई विल बी ग्रेटफुल। सो प्लीज। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच स्नेहा जी। थैंक यू दोस्तों, अब वक्त हो गया है आज के सत्र को विराम देने का और आपसे विदा लेने का। कल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का सेकंड पार्ट काजल जी के द्वारा, जो कि पहला पार्ट आपने सुना था, कल सुना था, कल उसका सेकंड पार्ट है। उसके लिए हम 9:30 बजे कल रात को फिर से मिलते हैं। समय पे आइएगा। और बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है परमहंस योगानंद जी की। तो वो एक ऐसी पुस्तक है जो किसी भी सीकर के लिए, किसी भी जिज्ञासु के लिए एक ऐसा ग्रंथ है जिसको वो भूल नहीं सकता, उसको पढ़ना ही चाहिए। तो कल उसका सेकंड पार्ट हम सुनेंगे। अभी विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।